Hello everyone. Welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys स्वागत है आपका हमारे चैनल पे. अब हम लोग करेंगे 1.2. इसके पहले हम लोग 1.1 ही कर रहे थे. That was about ancient and medieval India. अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न इंडिया और कॉलोनियल पीरियड. कौन सा पीरियड है कॉलोनियल पीरियड? जब यूरोपियंस इंडिया में आने लगे गाइस. क्या उसके पहले यूरोप वाले नहीं आते थे? गलत. उसके पहले भी आए थे. अलेक्जेंडर आए थे, फिर सेलिकट निकेटस के बारे में आप लोग पढ़ते हो. ऐसे बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे, मिलना जुलना होता था. ग्रीक कॉइन का इफेक्ट हमारे पे दिखाई देता था. ये नियरली नया वाला था जहां पे ये पूरी तरह से हमारे राजपाट ऑल ओवर इंडिया के उस पर बड़ी स्केल में आ गए. इसे बोलेंगे हम लोग कॉलोनियल पीरियड. सो द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया जनरली रिफर्ड टू एज द एज ऑफ यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट इन दिस रीजन. कॉन्क्वेस्ट मतलब जो हथियाया गया हो, अपना साम्राज्य बढ़ाने की एक तकनीक. पोर्चुगीज एंटर इंडिया फॉर ट्रेड इन 16th सेंचुरी. रियल में देखेंगे तो 1498 में वास्को डी गामा आ चुके थे. बाय द अर्ली 17th सेंचुरी दैट इज 1602 से आगे द डच एंड ब्रिटिश लैंडेड ऑन द आवर शोर. तो पहले कौन आया था? ध्यान रखना है, पोर्चुगीज आए थे. ये बहुत धुआंधार बनने की कोशिश करते थे, लेकिन इंडिया के रिलीजन के साथ खेलना चाहते थे, तो इन्हें निकाल देगा. उसी के साथ डच आए हमारे, फिर इंग्लिश आए, और उसके बाद आएंगे फ्रेंच. द फ्रेंच टू केम टू इंडिया बट देयर प्रेजेंस इज फेल्ट स्पेशली इन पुदुचेरी, दैट इज पौंडुचेरी इन करंट डे. वो बहुत जगह थे गाइस, बहुत जगह फैले थे इंडिया में, लेकिन इंग्लैंड वालों ने, इंग्लैंड के पीपल ने इनको भी हराया, इनको भी हराया, इनको भी हराया, इंडिया वालों को भी हराया. तो पीडीएफ याद रख लीजिए, इसी सीक्वेंस में आए थे. पहले सबसे थे कौन से थे? पुदुचेरी में जो आए थे. सो ये सबसे पहले आए थे इंडिया में, लेकिन इसके बाद सबको हमने इंडिया में निकाला भी ना. खुद बहुत सारे को तो जो हमारे डच हैं, फ्रांस हैं, इनको तो इंग्लैंड ने निकाल लिया, फिर इंग्लैंड गया. लेकिन पुदुचेरी कंप्लीट, अरे पुदुचेरी बोल रहा हूँ, हमारा पोर्चुगीज ये सबसे एंड में गए इंडिया से. ये नियरली आज़ादी के बाद, आफ्टर फ्रीडम गए, जब गोवा को हमने फ्री कराया. जी हाँ, ऐसी ऐसी बातें हैं. इन सदर्न इंडिया द ब्रिटिश कंटिन्यू टू रूल इन इंडिया टिल 20th सेंचुरी, 1947 तक. द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द एंग्लिकन ट्रेडिशन चर्च ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश प्रेजेंस इज इंडिया इज एविडेंट. तो यहां पे क्या करते थे? कन्वर्जन भी कराया जाता था, तो वो भी प्रेजेंट है. जब एंग्लिकन मतलब क्या? जो इंग्लैंड के स्पेसिफिक चर्च है तो उनको एंग्लिकन बोलते हैं. जैसे एंग्लो इंडियन, एंग्लो वर्ड आता है ना. कौन है वो लोग? एंग्लो इंडियंस वो हैं जिनके माँ बाप या ब्रिटिश थे, माँ या बाप में से कोई ब्रिटिश था, उसने शादी किससे कर ली? इंडियन से, तो उनके बच्चे जो रहेंगे उसे एंग्लो इंडियन बोलते हैं. One cannot deny the fact that several systems were set up in place under the British rule. जैसे कि पार्लियामेंट जो है वो उनके राजपाट में आया. इसके पहले ऑलरेडी था इंडिया में, जैसे लिच्छवी जो हमारा बिहार में था, वहां पे डेमोक्रेसी थी ऑलरेडी बहुत पहले, लिच्छवी. लेकिन ये बोलते हैं कि इन्होंने डेमोक्रेसी, तो गलत है. लिच्छवी, लीची, जी हाँ, लीची बहुत फेमस है. Some of the social reforms were also possible because of British policies. जैसे सती हटाया वो लोग ने, एजुकेशन प्रमोट करा, ये सब सारी चीज़ें भी वो लोग ने कराई थी. Let us look at some consequences of colonialism in India. स्टार्ट करते हैं एजुकेशन में क्या क्या चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन पे यूपीएससी एमपीसी में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं. आपके मेजर क्वेश्चन यहीं से आएंगे. The British set up system of education which had far-reaching impact on Indian society. जैसे कि इंग्लिश का आना हमारी सोसाइटी में. The medium of instruction in the high school now become English. जी हाँ, it became the common language of communication among the learned people. आज भी यही चीज़ है. देखिए, जो आज की नींव है, बोलते हैं पास्ट इज द फ्यूचर. एक नया चीज़ डायलॉग है, पास्ट इज द फ्यूचर. कभी कभी पास्ट की चीज़ें फ्यूचर बन जाती है. ये देखिए, पास्ट में हुई थी, लेकिन आज फ्यूचर भी है, प्रेजेंट भी हमारा. इंग्लिश. School and colleges were open to all individuals irrespective of caste, creed and gender. The Indian यूनिवर्सिटी एक्ट 1856, ये किसके? डलहौजी के काल में हुआ था. इनेबल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट यूनिवर्सिटी. रिमेंबर,
कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल में करके अलग अलग डिफ्रेंशिएशन, यूनिवर्सिटी मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी, उसके अंदर बहुत सारे कॉलेज आ जाते हैं। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो खुली वो कलकत्ता में खुली, बॉम्बे एंड मद्रास। दे वर मॉडल्ड आफ्टर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो उनको किसके मॉडल पे रखा गया था? लंदन के जो यूनिवर्सिटी उसके मॉडल पे। आज भी जो ये सब यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी का लेवल गिर चुका है थोड़ा सा, कलकत्ता मेंटेन करता है, ठीक है। अब मद्रास आज के करंट डे चेन्नई को बोलते हैं, पहले मद्रास बोलते थे। द कंटेंट ऑफ एजुकेशन वॉज नॉट रिलीजन ओरिएंटेड। पहले कैसे था बताया था ना, हमने लास्ट में पढ़ा था कि पहले रिलीजन के बारे में ही पढ़ाते, चाहे हिंदुइज्म हो चाहे इस्लाम के बारे में। लेकिन अब जो था साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी और ऐसी सारी चीज़ों के बारे में भी लोग पढ़ाई करने लगे। इट वॉज सेक्युलर, मतलब सब रिलीजन के लिए एक ही स्कूल था, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। अब ऐसा नहीं देखने का, यहाँ पे ट्रीटमेंट ना बहुत ऐसा फ्लावरी माहौल नहीं था, लेकिन पढ़ के लेना आप लोग को, ठीक है। विच इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, साइंस, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री। इंडिया इसमें से फिलोसफी में मास्टर था एकदम पहले से ही। हमारी फिलोसफी लाइक हम लोग राह चलते बात कर सकते हैं, फिलोसफी में इंडिया बहुत आगे था और हिस्ट्री में इंडिया आगे था। लेकिन हिस्ट्री को पता करने में आगे नहीं था, हिस्ट्री हमको याद रहती थी, वो थी। मैथमेटिक्स में हमारा जो था बेड़ा गर्क था, जी हाँ, बहुत लोगों को मैथ्स नहीं आता था। साइंस में हमारा बहुत ज़्यादा, आज भी डिबेट कर लो साइंस के ऊपर, नहीं डिबेट कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें थी। ज्योग्राफी के ऊपर नहीं कर पाएंगे। दिस लेड टू राइज ऑफ अ न्यू क्लास ऑफ इंटेलिजेंसिया, मतलब नौ नए लोग जो इंग्लिश बोलते होंगे, हु वेर इंडियन ओरिजिन बट ट्रेंड इन वेस्टर्न वैल्यूज। गांधी, नेहरू को बोलते हैं कि ही वॉज एन इंडियन सोल, सॉरी, ही हैड इंडियन बॉडी विद वेस्टर्न सोल। जो उनका पूरा बोलने वाले इंग्लिश का तरीका था वो वेस्टर्न था, लेकिन जो हिंदी बेचारे सीखे थे, हिंदी बहुत अच्छी नहीं बोलते, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स कभी कभी ऐसे भूल जाते थे जो हिंदी वालों को नहीं आते थे, बहुत कोशिश करते थे, इसलिए नेहरू पसंदीदा कैरेक्टर वन ऑफ देम। कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, तो ये लोग क्या किए, अच्छा दो तरह से ये लोग पढ़ाते थे गाइस, देखिए। एक तो इंडिया जो है हमारा, इंडिया में इन्होंने स्कूल चालू किए, और एक ये लोग ब्रिटेन में भी भेजते थे हमारे लोगों को। तो दो जगह से, एक जो ब्रिटेन गए थे वापस आए, और जो इन्हीं स्कूलों में पढ़े। तो दो टाइप के एजुकेशन, ध्यान रखना है आप लोग को, कंफ्यूज नहीं होना कि इंडिया में पढ़ा रहे थे या बाहर से पढ़ के आए थे। ये सिस्टम याद रखिए, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि कुछ लोग ब्रिटेन से जाके भी वापस आए थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय, जी हाँ, ये जाके वापस आए थे, बहुत नाम इनका बहुत ज्यादा। कौन सा समाज स्थापित किया था इन्होंने, कौन सा, कौन सा? बी से आंसर लिखिए, चलिए। ओ हाँ, चलिए गाइस, तो इसके आप हम लोग और कुछ करेंगे, एक सेकेंड। सम ऑफ देम प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रिफॉर्म मूवमेंट्स। न्यू वैल्यूज लाइक रैशनैलिटी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, सेक्युलर अप्रोच एंड इंडिविजुअलिज्म गेन्ड द फर्मर ग्राउंड। जैसे कि इंडिविजुअलिज्म बहुत जरूरी है, कि आप अकेले के उद्धार के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग को पहले वो चाहिए था निर्वाणा विरवाणा, या तो कैवल्य चाहिए, या फिर आपको मोक्ष चाहिए, तो धर्म एक बहुत बड़ा वो होता था, आपको यहाँ पे मंदिरों में जाके पंडितों के पास जाके करना पा कि आप ये तभी फ्री हो पाओगे मोक्ष में। लेकिन अब क्या था, नहीं, अकेले भी आप कर सकते हैं। अब आपको बहुत लोगों से जाके रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, जाके मिलने जुलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ है, आप जो डिसीजन लेना चाहें ले सकते हैं। तो लड़कियां फ्री हुई इससे। दूसरी चीज़ गाइस क्या याद रखना है आप लोग को, कि रैशनैलिटी मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आंसर के बेस पे होता है। क्वेश्चन आंसर के बेस पे जो भी साइंटिफिक आंसर आए वो होता है रैशनैलिटी। इक्वालिटी और सोशल जस्टिस, मतलब सोसाइटी में जो हमारे दबे कुचले थे, एससी, इनको और दूसरे और वर्ग के लोग या वुमेन हो गई, सबको ऊपर लाना था। सोसाइटी में जो भी इनजस्टिस थी उसकी बात होने लगी। तो ये लोग कौन आए थे, जो बाहर से सीख के आए थे। तो दो चीज़ याद रखना है। अब या तो इंडिया में ही बाहर के एजुकेशन लेते हैं, कल्चर देखते हैं अभी। मेनी ऑफ द एजुकेटेड इलीट मतलब पढ़े लिखे एकदम अमीर लोग। एलिट वो भी होते हैं जो पैसे में होते हैं, और एक एलिट जो नॉलेज में होते हैं। तो एलिट जिनका रुतबा बहुत ऊपर था, टुक टू द लाइफस्टाइल ऑफ द ब्रिटिश विथ रिस्पेक्ट टू फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग कस्टम्स, मैनरिज्म, एटीट्यूड, बिलीव्स, लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट। जैसे कि क्रिकेट, जो जो वो लोग फॉलो करते थे ना, वही ये लोग फॉलो करना, कॉपी। ये लोग को जैसे दिमाग में, वो लोग ब्रिटिश क्या बोलते थे, देखिए ब्रिटिश का एक्चुअल प्लान क्या था, कि इंडिया में अगर रूल करना है, पहले एकदम अपने लोग ही रखे थे लोग ने, कि ये राजाओं के ऊपर कंट्रोल कर लो हो जाएगा, तो आर्मी का यूज़ किया था।
लेकिन इनका राजपाट बढ़ते गया धीरे धीरे। देखिएगा 16 जब वॉर होते गए जैसे प्लासी से आगे, फिर 100 साल बाद वापस वॉर हुए, तो ये लोग देखिए कि जरूरत ज़्यादा लोग की है और सोसाइटी में लोग अब गुस्सा हो रहे। तो क्या किए, इंडिया से कुछ लोग को बकरा बनाए, इनको पकड़े, इनको मैनिपुलेट किए कि तुमको बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, कुछ को लेके गए वहां से तौर तक, क्योंकि इनको क्या करना था, राजपाट आगे चलाना था। तो एक इंडियन शक्ल भी थी और इनके अंदर बुद्धि पूरी ब्रिटेन वालों की डाली थी, जैसे कि इनके थ्रू ये लोग राजपाट अपना चला पाए, ताकि लोग ना सीधा क्वेश्चन ना करें, बोले हमारे ही लोग तो है यार, क्या समझ में ना आए। बहुत अच्छी चीज से ये लोग मेंटेन कर रहे थे। तो पहला जो इनको पढ़ाने लिखाने, कल्चर को इंट्रोड्यूस कराना, अपने साथ उठाना बैठाना, ये सब क्यों था, ताकि ये लोग थोड़े ना खुश हो जाएं कि यार हमको ब्रिटेन वाले पूछ रहे हैं राजा महाराजा, और जाने अनजान में इनके मन में उनके लिए इज्जत ज़्यादा हो जाती थी और ये लोग फिर सोसाइटी को जो वो लोग बोलते थे वही काम करते थे। तो मेन पर्पज़ था, इनको वर्कर चाहिए थे जो इनका भाषा बोले, इंग्लिश आनी चाहिए इनको, ताकि कुछ भी बोले तो फट से समझ पाए, और इनके जैसे वैल्यूज़ जानते रहे कि यहाँ पे ऐसे ज़्यादा कुछ वैल्यूज़ इनके थे नहीं गाइस। इनको वैल्यू सिस्टम इंडिया में नहीं क्रिएट करना था, कुछ नहीं करना था, यहाँ से ये लोग सिर्फ लूट के लेके जाना चाहते थे। बहुत क्लियर एविडेंस है इस चीज़ का। इंडिया जस्ट वो लोग के लिए एक खदान था जिससे वो लोग सोना निकालते जा रहे थे। ये इनका रूल समझ गए, कुछ कुछ लोगों को अपने साथ क्यों उठाया बैठाया, कल्चर कपड़ा सब क्यों बताया बैठाया, ताकि वर्कर मिल सके इनको। और इंग्लिश आएगी, ये इंग्लिश में बात करेंगे और इनको ये हमारे लोगों को ये बता पाएंगे हिंदी में या मराठी में या संस्कृत में, जो इनको लैंग्वेज आती है, या उर्दू में बता पाएंगे। देखिए जिन्ना वही थे, नेहरू वही थे जो बाहर से पढ़ के आए थे, सबके सब, गांधी देखिए, सब के सब वैसे ही पढ़ाई करके आ रहे थे। फिर इसके बाद ये लोग के हाथ से कंट्रोल चला गया ना, क्योंकि तुमने एजुकेशन एक बार दे दिया तो भैया अब तुमने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, और ये लोग का समय निकल चुका था एकदम, क्योंकि ट्राइब भी उठ चुके थे गाइस। ट्राइब सोसाइटी का हर एक मेंबर इनसे ऊब चुका था, बहुत परेशान कर रहे थे। तो अल्टीमेटली इन्होंने पढ़ा दिया, तो ये लोग, हम भी आवाज़ रेस करने लगे। एक्चुअली ब्रिटेन बहुत सक्सेसफुल रहा इतने साल तक कब्जा करने में, आप ये बात को मानिए, समझ चुके। तो जो ये लोग ने बहुत, आप कैसे बोलो, आप बोलो कि एजुकेशन देके गलती कर ली, तो मैं ये नहीं बोलना चाहता कि ये लोग गलती की। ये लोग ने एजुकेशन देके जो चीज़ बहुत जल्दी ढह सकती थी उसे बहुत दिन तक चला दिया। ठीक है, चलिए। तो उसके आज कुछ फायदे भी हो रहे हैं। एमिनेंट इंडियन सोशलिस्ट एम एन श्रीनिवासन या श्रीनिवास रिफर टू प्रोसेस ऑफ इमिटेशन ऑफ ब्रिटिश एज वेस्टर्नाइजेशन। ये बोले जो तू कॉपी कर रहे हो, गुलाब डाल के घूम रहे हो, जो कपड़ा उनके ऐसा पहन रहे हो, सफारी पहन रहे हो, ये उनका इमिटेशन हो गया। ऐसे ही बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन, हमारे कल्चर का वेस्टर्नाइजेशन। तो आज जो आप जीन्स पहनते हो, ये सब सारी चीज़ें आपकी गलती नहीं है, ये पहले से हमारे जो वो लोग थे वो लोग ही कर रहे थे, तो हम लोग आज इसके फ्रूट हैं, वो सीड वहाँ लोग ने बो दिया था। द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स बाय एटलास। फर्स्ट, एलिमिनेटिव चेंजेस, जिसका मतलब होगा कि कुछ चीजें गायब की गई, फेडिंग आउट ऑफ द कल्चरल एलिमेंट्स। देखिए, एडिटिव चेंजेस, जैसे कुछ नए कल्चर के उनके आए। तीसरी चीजें, सपोर्टिव चेंज, चेंजेस दैट सपोर्ट एग्जिस्टिंग कल्चरल ट्रेट्स। और चौथी, सिंथेटिक चेंजेस, द सिंथेसिस ऑफ ओल्ड एंड न्यू कल्चर। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को गायब किया गया तो उन्हें फेडिंग आउट बोला, एकदम खत्म कर दिया उसको। कुछ चीज़ों को जानबूझ के डाला गया, जैसे इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की बातें। कुछ चीज़ों को हमारे ही पुराने सिस्टम में जोड़ के चलने दिया गया, और कुछ को ओल्ड और न्यू दोनों को मिला के एक नया बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को याद है 4 चेंजेस। सोशल हो गया, कल्चर हो गया। कल्चर में हमको क्या बोलना है, सिर्फ कि इमिटेशन करते थे उनको। श्रीनिवास जी का नाम डाल देना, एमन एमन श्रीनिवास का, उन्होंने बोल दिया था कि ये जो ये इमिटेशन कर रहे हो, मेरे को जैसे दिखा रहे हो, यूरोपियन जैसा बन रहे हो, तुम इमिटेशन कर रहे हो। तो आज भी इंडिया में वही कर रहे हैं ना हम लोग। अब एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पहला अपना साम्राज्य कैसे संभालते थे। द ब्रिटिश सेट इन प्लेस न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये बात सच थी, वो लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन पूरा चेंज कर लिया था, क्योंकि वो लोग गाइस क्या चाहते थे, इंडिया में देख रहे थे कि उनको कैसे ज़्यादा जकड़ पाए, जितना ज़्यादा कंट्रोल उतना ज़्यादा पैसा सोच सकते थे। इनको जो राजा वाला सिस्टम था ना वो पसंद नहीं आती, कि उसके अकॉर्डिंग जाते ना तो लूट ही नहीं पाते ना, इसलिए लोग चेंज कर रहे थे। दे स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ सर्विस लाइक इकोनॉमिक सर्विस, एजुकेशन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जैसे सर्विसेज मतलब आईएएस होते हैं ना, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईईएस, ये लोग क्या है, ये इसके लिए आज आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो ना, वो एग्जाम वो लोग ने शुरू की थी। जी हाँ,
ये एग्जाम पहले नहीं था गाइस इंडिया में, ये ब्रिटिशर्स ने किया। तो पहला पॉइंट जान जाइए कि किसने शुरू किया था। रिवेन्यू मतलब समझ गए ना, IRS ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर बोलते हैं ना, वो लोग रिवेन्यू सर्विसेज रहते हैं। इट वॉज इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस हु एंटर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज टू असिस्ट द ब्रिटिश रूलर्स इन गवर्निंग द लैंड एंड इट्स पीपल। असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए सिर्फ, कि वो लोग रूल कर पाए। और कौन थे? इंग्लिश, क्योंकि एग्जाम जो थी इंग्लिश में ही होती थी। कुछ कुछ लोग तो 18 में क्लियर करते थे, बहुत ये लोग घुसने नहीं देते थे गाइस। और इतना इजी नहीं था एजुकेशन, वो ना समझिए, एजुकेशन लेना तो ऐसा नहीं कि चलो 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 एजुकेशन कोई भी आएगा ले लो, नहीं नहीं। अमीर लोगों को, जिसका बाप राजा हो और जिसको कब्जे में करना है, उसके बेटे को अपने हाथ में ले लो। तो ये लोग जानते हैं, समझे, एजुकेशन बहुत ईजी था। यहाँ पे मैं रहता हूँ, लेकिन ये लोग इसी दरवाजे को इतना लंबा बता देते थे ना, यहाँ से इतना दूर करवा देते थे। जैसे कि तुम्हारे पास पहले मनी होना चाहिए, क्या तुम राजा के बेटे हो, सन ऑफ किंग हो कि नहीं। फिर इसी तरह से एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, सिर्फ एज रखे थे 18। उसके बाद भी आपका बहुत सारी चीज़ फिजिकल मैटर करता था। अब उसके बाद और से तो ऐसे ये लोग लंबा करते थे, इतनी जल्दी एजुकेशन नहीं दे देते थे कि चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं था। रहने खाने के वांदे कर देते थे ये पढ़ाई करने के लिए, ताकि ये लोग भी जो जाए ना, ये लोग सबक सीख के रखेगी। बहुत टफ है भैया ये लोग। सुभाष चंद्र बोस ऑफिसर थे, जी हाँ, ICS थे। वो इंडियन सिविल सर्विसेज के उन्होंने क्लियर किया था। बहुत सारी स्टोरी है उनके बारे में, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो अ न्यू जुडिशरी सिस्टम वॉज क्रिएटेड। तो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यहाँ पे न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ध्यान रख लीजिए, जिससे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है गाइस? मैनेजमेंट का बड़ा भाई एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें मैनेजमेंट में कैसे, देखिए, बोलिए कि जाओ ये चाय उधर लेके जाओ, वो उधर लेके जाओ, जाओ वो प्लेट साफ करो वहाँ से, तो वो मैनेजमेंट हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा कि देखना कि रूल बनाओ कि कैसे ज़्यादा प्लेट न टूटे, ये सारी चीज़ें अपने आप मैनेज हो, मुझे बोलना ना पड़ जाता। आइडिया, जब दिमाग पॉलिसी बताने लगे और सब सारी चीजें काम हो तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा टर्म है। अब ये लोग ने एक न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा किया, उसी के साथ न्यू जुडिशरी सिस्टम भी। तो आज जो आप कोड देखते हो वो उन्हीं का फॉर्मेट है। सिंपल याद रख के रखिए, वो किसका है? ब्रिटिशर्स का है। was created which took into consideration the earlier legal tradition of Indian communities। वो देखेंगे हम लोग, जैसे कि जो मुगल्स का भी था वो भी वो लोग इन्वॉल्व कर रहे थे। हाँ, मुगल्स के भी थे, जैसे सूबेदार था तो सूबेदारी का उसमें था, ऐसे अलग अलग करके उनका रखे थे वो लोग। रिलीजियस कोड भी थे ना गाइस। अब रिलीजन को टच नहीं, ब्रिटिश बहुत स्मार्ट थे, रिलीजन को टच नहीं करना था, तो कुछ कुछ अलग कोड भी रखे थे वो लोग ने, जहाँ पे रिलीजन के केसेस जो हम बोलते हैं ना, मौलाना रहते थे, वो लोग सेट करते थे, वो लोग डिसाइड करते थे। बाद में वो लोग से वो भी छीन लेंगे वो, ठीक है। तो रिलीजियस वालों को रिलीजन में डील करने देते थे, इतना था उनका। लेकिन बेसिक चोरी वीरी का हो गया ये सब सारा, तो वो हैंडल करते, धीरे धीरे सोख रहते। ध्यान रखना, जब भी ब्रिटिश का बारे में पढ़ोगे आप लोग, ये वर्ड जरूर याद रखना, स्लो एंड स्टेडी। धीरे धीरे करते थे लेकिन करते थे, और एक लगातार बुद्धि से करते थे। तो ये वर्ड याद कर, स्लो एंड स्टेडी, वही था उनका। और दूसरा तो आप तोड़ो और फोड़ो जानते हो ना। However, its implementation was carried out on a secular basis। कुछ नहीं था सेकुलर बेसिस का, लेकिन सेकुलर बेसिस पे किया जाता था इन द सेंस कि वो जो कोर्ट है वो किसी भी धर्म को नहीं देखेगा। लेकिन जब पढ़ोगे, मैं बता रहा हूँ रियलिटी, जब पढ़ोगे तो यही क्राइम अगर वो लोग करते थे, ब्रिटेन वाले आके यहाँ पे करते थे ना, तो उनको छोड़ दिया जाता था। जैसे कि पूरा रौलट एक्ट जो आया था, वो क्यों हुआ? आप लोगों को पता होगा ना, जलियांवाला मैसेकर क्यों हुआ, रौलट एक्ट का क्या इंप्लीमेंटेशन था, ये सब कैसे हुए थे। तो ये सब उससे रिलेटेड है। उनको ज़्यादा अच्छा वो दे रहे थे कि नहीं तुम छूट सकते हो क्योंकि तुम वाइट हो। जी हाँ, हमारे इंडिया में वो जो लॉ था, रिलीजियस कोड थे, रिलीजियस लॉ थे, उसको संभालने के लिए ये लोग देखते थे। चलिए, ईच इंडिविजुअल जज्ड ऑन इक्वल बेसिस इररिस्पेक्टिव ऑफ वंस कास्ट एंड क्रीड। द अथॉरिटी ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स एंड जमींदार वॉज अबॉलिस्ड। करना नहीं चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे कर खींच रहे थे, स्लो एंड स्टेडी। सब कुछ जो पावर हमारे जमींदार का, ये भी खींचेंगे। पहले इनको चढ़ाए बढ़ाए ये लोग कि आप ले लो ना, उनका उनका ले लीजिए ना, तो वो थे। तो आप उनका जब भी लैंड रिवेन्यू सिस्टम देखोगे ना, जहाँ पे जो सूट हो गया वही चलाते थे वो लोग, तो उसमें जमींदारी को सपोर्ट किए थे।
जी हाँ, 1790s के अराउंड में जब थे आई जमींदारी पॉलिसी आई थी, ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। बाद में धीरे धीरे इनसे भी पावर छीनेंगे। बोल रहा हूँ ना, इंडिया में सबके सब त्राय त्राय हो गए थे। ट्राइब जब मैं आपको बता रहा था ना, सबके सब, ये देखिए जब एजुकेशन दे रहे थे तो ये पूरे के पूरे लोग एकदम तबाह हो चुके थे। बोलते यार एकदम परेशान कर दिया, तो अबॉलिश कर दिया था ये लोग ने, धीरे धीरे इनके भी राइट्स छीन लिए थे। इफेक्टिंग ग्रेजुअल परमिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इनटू द इंडियन साइकी एंड सोशलॉजी सोसाइटी। तो लोगों के मन में डेमोक्रेसी की, वोट दीजिए तो चेंजेस ला सकते हो। पावर किसके पास होगी? पावर जो लोग चुनेंगे वो होगा, नया कि तुम्हारे पास पापा के पास 150 बीघा जमीन थी, बेटे को आ जाएगा। नहीं, ये जमीन ऐसे नहीं मिलेगी, आपको काम करना पड़ेगा। तो ये सब सिस्टम, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सब IAS VS का नाम डाल देना आप लोग, और बोल देना कि ये जनरली असिस्ट करने के लिए था। फिर न्यू जुडिशरी आई। जुडिशरी किस पे डिपेंड थी? अगेन ब्रिटेन के पॉलिसीज़ पे, मतलब ब्रिटेन के पॉलिसीज़ पे ही जैसी वहाँ पे मॉडल थी वही मॉडल लाया था। लेकिन इसमें क्या था, ज़्यादा रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर, सेकुलर था, सब लोग एक बराबर थे, कास्ट क्रीड का कोई भी रहे, ठीक है, सेकुलर, वर्ड याद रखना। अब चलिए आगे चलते। द इंडियन काउंसिल एक्ट, द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट and Indian Civil Services Act of 1861 all led to major changes in the executive, legislative and judiciary administration in India. So अब यहां से जो आप लोग को याद रखना, और डेमोक्रेटिक वैल्यू गाइस ये भी याद रखना कि डालते जा रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ये आदत डालो कि वोट डालोगे तभी चेंज होगा। अब वोट सबको नहीं मिलता था, वोट कौन डालता था? राजा रजवाड़े। अच्छा, फिर उसके बाद जो लेजिस्लेचर में थे, लेजिस्लेशन मतलब जो लॉ बनाते थे, उसमें कौन थे पहले? अगेन ब्रिटिशर्स थे। उनसे लड़ना पड़ा कि भाई हमको सीट दो। तो ऐसा पहले बोलते ना कि थूक के बहाने, थूकते तिरुपति इतना क्या, एकदम चिंदी हम लोग को सीट दिया था। धीरे धीरे हम लोग और ऊपर आए, फिर और धीरे धीरे इस तरह से लड़ाई, भारत की लड़ाई आप पढ़ोगे ना इंडिया का रियल में, बहुत मजा आएगा आप लोग को। लेकिन फैक्ट्स आप लोग को याद रखने की कब कब कैसे कैसे कर रहे थे। एक बेसिक देखिए, 1602 से लेके 1947 तक बहुत कांड होंगे। 80 ज़्यादा लेफ्ट राइट आपको चीज़ें पढ़ने को मिलेंगे। बंगाल में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, पूरा पूरा ईयर बाय ईयर क्या हो रहा था, साउथ में क्या हो रहा था, नॉर्थ में क्या हो रहा था, ब्रिटेन में क्या हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बेसिक्स हैं, जैसे कि बोलना कि स्लो एंड स्टेडी, रिलीजन को हाथ न लगाना, ऐसे रिलीजन को हाथ न लगाना, स्लो और स्टेडी रहो। फिर डिवाइड एंड रूल, ये सब सारी चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें इनके सेंट्रल पॉलिसी में थी। इसको ये हमेशा फॉलो करते रहे, एंड तक फॉलो किए ये सारी चीज़ों को। और जैसे पब्लिक अगर ज़्यादा प्रेशर डालती थी तो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करते थे। कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी क्या है गाइस? अगर आपको एक साइड से कैरेट ऐसे देते हैं तो दूसरे स्टिक भी रखते हैं, तो आपको तभी मिलेगा कैरेट जब आप लोग कुछ बहुत ज़्यादा करोगे। तो हमारे 15 20 30 साल तक जब बहुत ज़्यादा करते थे ना, तो थोड़ा सा चेंज कर देते थे, ऐसा था इनका। तो ये सब चीज़ें याद रखनी। तो जो स्लो एंड स्टडी था, उनका आइडिया क्या था बेसिकली? फिर इंडिया को पूरा डेट में डालना। फिर इसके बाद कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इकोनॉमिक पॉलिसी को अपने आगे रखना, पॉलिसी को बहुत ज़्यादा आगे रखना। और ये लोग इंडिया को, रिलीजन को नहीं टच करना ज़्यादा चाहते, लेकिन क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा फोर्सफुल तरीके से नहीं प्रमोट करा रहे थे, उसको दूसरे तरीकों से इंप्लीमेंट कर रहे थे, जैसे कि एजुकेशन के थ्रू बताते थे, वहाँ पे पैसा देके किसी किसी को कन्वर्ट कराते थे, तो इस तरह से करवाते थे। तो ये सब बेसिक्स थे जो ब्रिटेन वाले फॉलो किए थे, इसलिए जीत पाए। पुदुचेरी वाले हमारे लोगों को मारने लगे, अरे पुदुचेरी बोलता हूँ बार बार, पोर्चुगीज हमारे लोगों को मारने लगे, तो वो लोग तुरंत भड़क गए, कोई सपोर्ट ही नहीं करने लगा। अब इनका क्या था, हमारी पब्लिक को ये लोग, और दूसरा आर्मी का सपोर्ट ये लोग हमेशा लेते थे। आर्मी में इनके लोग भी थे और हमारे लोग भी थे, आर्मी हमेशा मेंटेन करते थे वो लोग। टेक्नोलॉजी इनके पास से हमेशा थी, टेक्नोलॉजी। और कुछ भी हो जाए ब्रिटेन का नुकसान नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए ब्रिटेन का नुकसान नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे पावर यहाँ पे 1947 आते आते गाइस बताओ, यहाँ पे कंपनी थी। धीरे धीरे जाते आते आते आप लोग को किसके हाथ में आ जाएगी ये पावर? एक सेकेंड गाइस, सॉरी। हाँ, तो धीरे धीरे किसके हाथ में चली जाएगी? ये हमारे उनके किंग के हाथ में चल जाएगी। इस तरह से पूरी सिस्टम काम कर रही थी। अगर ये आप लोग अप्रोच बना लेते हो ना, तो आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं होगी कभी भी।
ठीक है, चलिए एक सेकंड, सॉरी गाइज, कान पकड़ते थोड़ा कॉल लगा था, वजह वीडियो बड़ा हो चुका, अगर इसमें मैं छोड़ दूंगा तो अगेन बनाना पड़ेगा। चलिए अब इकोनॉमी देख लेते हैं। तो हाँ, ये लॉ देख रहे हैं आप लोग, तो कौन कौन सा लॉ था? हाई कोर्ट लॉ किसके लिए था? कोर्ट्स के लिए, ठीक है ना। तो कोर्ट्स के लिए, काउंसिल एक्ट किसके लिए था? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के लिए था। ये सब सारी चीजें आप लोग को याद रखना है। और एग्जीक्यूटिव के लिए सिविल सर्विसेज भी था, आईसीएस, आईसीएस जो एग्जाम था उसके लिए आपको इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट था। फिर जो, तो ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट हुआ गाइस, एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब हमारा जो काउंसिल एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट में हमेशा क्या करते थे, ये बाद में खत्म हो गया, काउंसिल एक्ट हट गया, इसके थ्रू लेजिस्लेशन डिसाइड करते थे। और दूसरी चीज, एग्जीक्यूटिव की भी एक साइड में बॉडी थी छोटी सी, जिसमें यही लोग थे, जिसमें वाइस रॉय इन्वॉल्व रहता था, ठीक है। तो कौन सा एक्ट? काउंसिल एक्ट रहता था उसके लिए, इंडियन काउंसिल एक्ट फॉर लेजिस्लेशन के लिए, कितनी सीट होंगी, कैसे सीट्स आएंगे, राजा को मिलेगा कि नहीं सीट जो उस जोन का है, ब्रिटेन वालों को क्या पोजीशन है, पावर किसके पास है, पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सब सारी चीज़ इंडियन काउंसिल एक्ट से। और इसी तरह से हाई कोर्ट का एक्ट तो आप लोगों को पता है जुडिशरी के लिए था। इजी, सब याद करते, पॉइंटर्स आएंगे ना एग्जाम में, फटफट फटफट लिखते जाना। सिर्फ इकोनॉमी अब देखते हैं, उस टाइम पे एकदम गाइस रोना था हमारे सब में। आप कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, ध्यान रखना इसमें हमारे सबसे ज्यादा फंसेंगे पीजेंट्स, पीजेंट्स एंड फार्मर्स। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यही फंसेंगे बेचारे। ऊपर के राजा भी फंसेंगे, जमींदार भी फंसेंगे हमारे, उसके बाद जमींदार मनी लेंडर्स भी फंसेंगे, पढ़े लिखे लोग भी फंसेंगे, आदमी भी फंसेंगे, औरतें भी फंसेंगी, सब के सब फंसेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो होगा पीजेंट्स और फार्मर्स को। ट्राइब्स का भी नुकसान होता है, सबका, सबका नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, सबकी कटेगी। लेकिन जिसकी परमानेंटली सब काट रहे थे, इनका राजा भी काटता था, इनके सब लोग इनकी काटते थे, मतलब से इनके हक काटते थे, ठीक है ना। तो इनके हक हमेशा मारे जाते थे, इररिस्पेक्टिव, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ध्यान रखना नुकसान इन्हीं का होगा, पीजेंट्स एंड फार्मर्स और वर्कर्स जो रहते हैं। ये लोग ने क्या किया समझिए, हमारी पहले हाथ से बनाने वाली एक थी कॉटन की, पता है, मसलिन क्लोथ, वो इंडस्ट्री खत्म कर दिया लोग ने। और साइड में फार्मिंग में दुगुना तिगुना लगाम लग रहे थे, वहां से कुछ निकल ही नहीं रहा था। ये बेचारे जाएंगे कहाँ? ये लोग मनी लेंडर्स भी पास फंस जाते थे, मनी लेंडर्स देता था 30% 40% ब्याज पे, कहाँ से भरेंगे? सुसाइड था एक टाइम पे, सुसाइड कर लेते थे। अब उसके बाद में कभी कभी बोलते हैं कि अकाल आ जाता था, सूखा, क्या करेंगे? फमाइन जिसे बोलते हैं हम लोग, मैं फेमिनिज्म बोलने जाता, फमाइन आ जाते थे, कभी कभी फ्लड आ जाते थे, फिर इसी के बीच में डिजीज फैल जाते थे। इंडिया में दबा के हमारे गरीबों का हुआ, कौन बताएगा कि इनका नुकसान क्या है? आज भी फार्मर्स बैठ जाते तो हम लोग को लगता है कि आज के फार्मर्स हैं, फार्मर्स को दबाया गया सदियों से। कुछ टाइम इनके लिए जब राजा अच्छे होते हैं तो इनके 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 समय आ जाता है, अच्छा रहता है। हम बैठे हैं, मैं ये नहीं कि मैं बैठ के यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ। अन्न की इज्जत हम लोग कर सकते हैं कि जो सही दाम वो सही दाम दीजिए, फार्मर से जितना रेट मिलना चाहिए, वेस्ट मत करिए अपने अपने अन्न के दाने को। खत्म हो जाएंगे ये लोग, आज दिन एक दिन में खत्म हो जाएंगे ये लोग। चलिए चलते हैं। इकोनॉमी, द इकोनॉमिक सिस्टम गॉट ट्रांसफॉर्म बाय इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इट्स ट्विन प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। सो ट्रांसफॉर्म बाय इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारा कुछ भी नहीं, छोटे छोटे इंडस्ट्री लगाए जा रहे थे। जैसे कि अगर समझिए हमारा फार्मिंग हो रहा था तो यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री लग रही थी गाइस? ये लोग मालूम है ना, हम लोग पहले अगर ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे, ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया कि अब ग्रेन्स मत करिए, इंडिगो डाई बोइए, क्योंकि इनको कलर चाहिए था। कपड़े तो दे रहे थे, कॉटन तो हम लोग दे रहे थे, बोलते ग्रेन्स क्या खाओगे तुम लोग गरीब लोग, इंडिगो करो, वो लेके जाना है मेरे को उधर। Caste based skills and occupation and social relationships were gradually changing due to impact of a changing economy. तो पहले कैसे था, जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट शूद्रास थे, वो सिर्फ क्या काम दिया था उनको? मैनुअल वर्क दिए, स्कैवेंजर्स दिए दिए थे, जैसे बाथरूम साफ करना, यही काम दिया था। लेकिन क्या था, अभी साइड में अगर उसने कुछ स्किल सीख लिया तो उसको इंडस्ट्री जो लोग ने लगाई थी, जैसे कि मिल लगाए थे, मिल, मशीन मिल मतलब क्या होता है गाइज?
मशीन्स जिससे कपड़ा बुना जाता है। पहले हाथ से गांधी जी देखो चरखे पे आए थे, गांधी जी बोले कि नहीं अब हम लोग चरखे पे वापस जाएंगे, तुम्हारे मिल की वाट लगा देंगे, इसलिए गांधी जी चरखा चलाने लगे। लेकिन ये लोग ने क्या किया था, पहले हम लोग चरखा चलाते थे, ये लोग ने मिल ला दिया, मिल में वर्कर्स को जॉब मिलने लगा, और इसी में जो कोई भी कास्ट का कोई भी औरत हो चाहे ये हो क्या बोलते हैं मैन हो, सबको जॉब मिलता था। लेकिन गाइस एक बात बता दूं, चाइल्ड लेबर बोलते मैन है ना वर्ल्ड में, चाइल्ड लेबर भी कराते थे ये लोग, चाइल्ड लेबर भी कराते थे। बुक के अप्रोच को आपको एग्जाम में लिखते हो क्या ध्यान रखना है, अच्छी चीजें भी मेंशन करनी है और खराब चीजें भी। मेजर मेजर जैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन जुडिशरी एक्ट या इंडियन हाईकोर्ट एक्ट, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, ये सब सारी चीजें आप लोग को याद रखनी है। एक्ट्स बता के आप लोग को बताना कि इसके लिए एग्जीक्यूटिव के लिए था, काउंसिल एक्ट लेजिस्लेचर के लिए था, हाईकोर्ट एक्ट था हमारे जुडिशरी के लिए, इस तरह से आप लोग को बताना है, ठीक है ना, पॉइंट्स पे टिके रहना है। ऑल इंडिया सर्विसेज थे उस टाइम पे, जैसे रेवेन्यू सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इकोनॉमिक सर्विसेज, ये सब थे। जुडिशरी में भी इसी तरह से थे। पुराने वाले सिस्टम को कंटिन्यू किया, बताया था आप लोग को, सूबेदारी जैसे सिस्टम थे, फौजदारी और सूबेदारी, फौजदारी सूबेदारी। तो एक था दीवानी, दीवानी राइट्स थे ना, जहां पे रिवेन्यू का सिर्फ चलता था, ऐसी चीजें थी। तो वो कंटिन्यू किए वो लोग, क्योंकि ज्यादा चेंज करेंगे, स्लो थे ना, स्लो एंड स्टेडी, डायरेक्ट नहीं करेंगे भाई कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आपको लिखनी है। इकोनॉमी में क्या करोगे, इंडस्ट्री का जो नया सिस्टम आ चुका तो उसमें क्या हुआ, कास्ट क्रीड के हटा गया और नए लोगों को जब स्किल मिला तो लोग जॉब लेने लगे, सिंपल, इस तरह से लिखना है। द राइज ऑफ फैक्ट्रीज, द इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड एजुकेटेड क्लासेस वेयर ऑन द राइज। क्लास बोल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आगे मॉडर्निटी के हिसाब से। ट्रेडिशनल बैरियर्स वेयर ग्रेजुअली ड्रॉप। New revenue system were started by British in different part of India, which affected the peasants adversely. न्यू रेवेन्यू सिस्टम जिससे क्या हुआ, हमारे फार्मर्स की बैंड बज गई। एक पॉलिसी से नहीं हुआ, कई पॉलिसी थी, मेरे को लगता है महीनों को महीनों पॉलिसी निकालते थे लोग। टाइम नहीं है, नहीं तो मैं एक एक चीजें बताऊंगा, जैसे जैसे मौका मिले बताते जाऊंगा। देयर वॉज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन मतलब क्या, आपका जब हमारा कैसे था, पहले समझिए लैंड है, लैंड में से जो होता था राजा इसका 1/14 पार्ट ले लेता था, ठीक है, इतना पार्ट ले लेता था, या 10% ले लेता था, ले लेते थे राजा, वही टैक्स था। कमर्शलाइजेशन से क्या होगा कि आप सारी चीजें आप बेचोगे और जो बोला है वही है, वही उगाओगे। कमर्शलाइजेशन का मतलब ये हुए, अपनी नीड नहीं देखोगे, मार्केट में क्या चल रहा है वो, जिसके जैसे कि मार्केट में समझिए इसने अगर समझिए ये लोग इंडिगो उगाने को, इसने ग्रेन उगा दिया, ग्रेन उगा दिया इसने, ये कोई खरीदेगा ही नहीं। ब्रिटिशर्स की हर जगह थे, खरीदेंगे नहीं, बोलेंगे तुमने इंडिगो नहीं ग्रो किया, तो ये बेचारा इसका अनाज सब सड़ जाएगा, ठीक है। अब खरीद भी इसने अगर उगा भी दिया तो इसको औने पौने रेट पे खरीद लेंगे, इसको उगाने में लगा समझो 10 रुपया पूरा, इसको 11 रुपए दे के हटा देंगे, ठीक है। तो 11 रुपए में अभी इसको टैक्स भी देना पड़ेगा, फिर अपनी फैमिली जो उसने मनी लेंडर से पैसा लिया था वो भी देना है, बेटी की शादी के लिए जो पैसा लिया था वो भी देना है, दवाई के लिए दिया था वो अलग से, अब पहले जब अकाल आया था, फमाइन आया था और डिजीज आया तब लिया था अलग से, जमींदार को उसका शेयर अलग से देना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो फार्मर्स ओनर रहते थे ना गाइस, पीजेंट्स बन गए थे, वर्कर हो गए अपनी लैंड पे। इंडिगो ग्रो कर लिया तो इंडिगो ग्रो करके फिर पैसा मिलेगा, पैसे से समझो इंडिगो ग्रो किया तो इसका मिल गया 20 रुपया मिल गया इसको। अब 20 रुपये में जाता था अनाज खरीदने जाता था अभी। अब अनाज सामने से जब ब्रिटिश लोग ले लेते, यही अनाज जब ब्रिटिश लोग ले लेते थे तो बहुत महंगा बेचते थे, जमींदार लेते थे बहुत महंगा बेचते थे, मनी लेंडर्स बहुत महंगा अनाज बेचते थे। क्या करेंगे ये लोग, तो इनकी जो पॉलिसीज थी ये सबकी सब किसको एडवर्सली अफेक्ट की, हमारे फार्मर्स को। ऑल्सो सबसिस्टेंस इकोनॉमी वॉज रिप्लेस्ड बाय अ मार्केट सिस्टम दैट थ्राइव्ड ऑन प्रॉफिटियरिंग, ठीक है। सबसिस्टेंस मतलब क्या होता है गाइस, जैसे कि हम लोग को जितनी जरूरत है और खाने पीने के हिसाब से हम लोग उगाते हैं, दैट इज सबसिस्टेंस इकोनॉमी। मार्केट सिस्टम के हिसाब से क्या मतलब, जिसका पैसा ज्यादा मिल रहा है और जिसको उगने में कम टाइम लगे, जो सरकार बोल रही है वो, ये सब सारी चीजें देख के आप उगाते हो। सबसिस्टेंस क्या, मुझे क्या चाहिए, चावल दाल, वही उगाऊंगा। समझे मेरे खेत में होता था,
इतने से खेत में सिर्फ 100 किलो ही उगा पाता था मैं, बस बिना फर्टिलाइजर यूज़ किए, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करता था, सिंपल। और 100 किलो में से हम लोग 60-70 खा जाते थे। मतलब हमारा मेजर पर्पस था खाना, खा के 30 किलो बच गया तो बेच देते थे। अदरवाइज हमारा मेन पर्पस था खाने कमाने के लिए, जगह अच्छी थी और बाकी लड़का लड़की जॉब कर लेते थे। लेकिन सब्सिस्टेंस से हट के क्या होगा, मार्केट बेस्ड। अब भैया इसमें वो चीज़ होगा जो सरकार चाहती है, प्लस जो चीज़ का मार्केट में भाव अच्छा और जो चीज़ पे पैसे अच्छे मिलेंगे वही सही से उगाओ। तो ये चीज़ उगना शुरू हो गई। इसे बोलते हैं कमर्शलाइजेशन और मार्केट बेस्ड सिस्टम हो गया। तो याद रखिए। अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ा, अब अच्छा खासा उगने के लिए फर्टिलाइजर यूज़ करना पड़ा, इंसेक्टिसाइड यूज़ करने, पेस्टिसाइड यूज़ करने, मेरा खर्चा बढ़ गया, पूरी चीज़ें। और ये रेस में हम लोग लग गए। इसलिए आप लोगों को बोलते हैं रेस का पार्ट मत बनिए कभी भी। कंपटीशन अलग होता है अगर आप चॉइस से करते हो, लेकिन रेस में मतलब कि जिस चीज़ की आप दौड़ नहीं, जैसे कि हाथी, घोड़ा, स्नेल, सब लोग एक साथ नहीं दौड़ सकते। घोड़े की स्ट्रेंथ अलग है, हाथी की स्ट्रेंथ अलग है, स्नेल की स्ट्रेंथ अलग है। अपने अपने स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। द स्पर्ट इन द ग्रोथ ऑफ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है गाइस, वही वो चीज होगा जिससे पैसा मिलेगा, और जो बेचने के लिए दो चीज पे ध्यान रखना है, जिससे पैसा बहुत मिलता है, रेट अच्छा रहता है, और दूसरी चीज उसका पर्पस जो है वो बेचना है। जैसे कि शुगर केन या कॉफी, कॉफी घर में थोड़ी दिन भर बैठ के खाओगे, ये बेचने के पर्पस से उगाया गया है, तो उसे कैश क्रॉप बोलते हैं। लोग कैश क्रॉप में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कैश क्रॉप क्या होते हैं। कैश क्रॉप का सिंपल सा पर्पस है, एक तो बेचने के लिए, और दूसरा इसका रेट बहुत ज़्यादा, और तीसरा चीज़ बहुत बड़े लैंड पे इसको ग्रो किया जाता है, बहुत बड़े लैंड पे, ठीक है। हैड एन इनवर्स इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स देखिए गायब हो गए, कैश क्रॉप उगने से फूड क्रॉप्स कम हो गया। और इसका मैं साइकिल बता दिया अभी पूरा, कैसे पूरा सिस्टम काम करता था, गरीब की कैसे वाट लगी थी। द फमाइंस इन बंगाल बोला था ना, एंड ओडिशा इन 1856 बेयर टेस्टिमनी टू दिस। फमाइन आ गया तो पूरी वाट लग गया। फमाइन के बाद पे बेटी कैसे सुसाइड करती थी, बेटी का रेप कैसे होता था, जी हाँ लड़कियों का बहुत ज़्यादा हुआ था, आप लोग पढ़ोगे। फिर सती विति का ये सो हटा रहे थे, लेकिन कैसे ट्रैफिकिंग हो जाती थी लड़कियों की। मैं इमोशनल है, और ये है आप लोग को, जिस ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा सीरियस हो गया था मैं, तो भाई किसी ने वहाँ पे बोलते हैं ना कि लोगों ने पूरा देखा ही नहीं वीडियो को। गाइस कुछ चीज़ें सीरियस ही अच्छी लगती हैं, उसमें उसी तरह से जाएगा फ्लो। एंड तक देखने की कोशिश करिए, चीज़ों को समझिए। अदरवाइज पढ़ने के लिए तो आप लोग पढ़ ही ले सकते हो ना, खुद से इतना इंटेलिजेंट तो आप लोग भी, मुझे भरोसा रहता है कि आप लोग इतने तो होने की उंगली पकड़ा के आप लोग को आगे लेके चलना है। चलिए एंड तक देखने की कोशिश किया करिए और बताइए मुझे कि गलती कहाँ हो गई। चलते हैं अभी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। गाइज ये मैं यहाँ तक आज करवा दूंगा आप लोग का, हमारे जो ये पॉइंट्स हैं यहाँ तक करवा दूंगा आज। चलिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैसा था उस टाइम। सिस्टम ऑफ रेलवेज देखिए एंड रोडवेज एंड पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिसेज वेर सेटअप थ्रू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, पूरे इंटायर इंडिया में। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा था, ये सब गाइस कैसे शुरू हुआ मालूम है, 1857 का जब वो हुआ था ना, हमारा रिवॉल्ट हो गया था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस की वॉर जिसको बोलते हैं, हमारे सावरकर जी। ये लोग को डर लग गया कि अरे यार अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है ना, तो ये लोग पता नहीं चल रहा है कि कब कहाँ से उड़ जा रहे हैं, क्योंकि अब देख रहे हो लोग ज़्यादा हो गए थे ना, अब इनको संभल नहीं रहा था। तो ये लोग ने क्या किया, ये सब सारा चीज़ की रेलवे से क्या होगा, फट से आर्मी पहुंचा देंगे जिस जोन में से ये लोग खड़े होंगे ये विद्रोह करने को। और रेलवेज उसी पर्पज से बनाए, कम्युनिकेशन फट से बात कर लेंगे दिल्ली में बैठे ऑफिस में कि सर यहाँ पे उठ गया, ये लोग बवाल करने वाले हैं, फट से भेजो यहाँ पे आर्मी को। ऐसा काम होता था तब। यूज भी हर एक चीज का जो यूज था ना गाइस, उनके बेनिफिट के लिए था। तो रेलवेज और रोडवेज बनाए, पोस्ट बनवाए। पोस्ट से क्या होता है, आप जो इंडिया में पोस्ट ऑफिस देख रहे हो, ये सब सिस्टम नहीं था, ये पूरा सिस्टम अच्छे से स्टैब्लिश किया गाइस, ये लोग ने किया था। These were ways in which it became possible to reach people in the all parts of the country and एक्सेस रिसोर्सेज। मैं चाहता तो पढ़ देता गाइस, इसके ये जो लिखा गया, ये देखिए इस तरह से लिखा गया, इसके पीछे की स्टोरी यहाँ पे है कि क्यों किया गया था। मैं ये सोचता हूँ कि ये बताऊँ आप लोग को, और यही आप लोग कभी कभी सोचना मत, पता नहीं आप लोग का व्यू पॉइंट क्या रहता है, आप लोग कमेंट करिए तो, कि ये जानना चाहते हो कि यही देखना चाहते हो, सिर्फ सामने जो दुनिया दिखा रही वही देखो। इन 1869 सुएज कनाल वॉज ओपन टू प्रमोट द ट्रेड इंटरेस्ट। सुएज कनाल कहाँ है गाइस, इजिप्ट मालूम है, ये पूरा अफ्रीका इस तरह से है, ये इजिप्ट है। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर ऐसा हमारा
ये लैंड का पार्ट है और यहाँ से आता है सुएज कनाल। सुएज कनाल क्या है, ये बनाया गया है, किसने बनवाया था, फ्रांस के उसमें बना था। यहाँ से देखिए ये इस तरह से ये यूरोप है, यहाँ पे बनाता हूँ, ये पूरा अफ्रीका, यहाँ पे ट्रायंगुलर सीना, ये इस पे ये हमारा कलर चेंज कर देता हूँ, सुएज कनाल, यहाँ पे पूरे वो हमारे बना लूँ आइकन तो बनाता हूँ, ये हमारा प्यारा भारत इंडिया। अब ये सुएज कनाल ट्रायंगुलर, ये क्या है, ये सऊदी अरेबिया वाला जगह है पूरा, यहाँ पे इसी तरह से हमारा सना, और ये सब हमारे बाजू में ईरान, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये ईरान, ये पूरा का पूरा अफ्रीका, अफ्रीका का ये वाले पार्ट को इजिप्ट बोलते हैं। और यहाँ पे ये पूरा ये टर्की से ये लोग पूरे जुड़े हुए हैं, और इसके बाद पूरा यूरोप है। यूरोप ये बीच में मेडिटेरेनियन सी। अब क्या होता था गाइस, पहले क्या होता था, ये लोग ना इस तरह से घूम के आते थे यूरोप से, समझिए यहाँ से ब्रिटेन वाले निकले, यहाँ से घूम के इनको आना पड़ता था पूरा का पूरा इंडिया, ये इतना घूम के। सुएज कनाल बनने से क्या होगा गाइस, ये बीच में से रास्ता कट के यहाँ से गुप्प करके निकल, रास्ता छोटा हो गया, ईजी हो गया। तो सुएज कनाल ये है, हमारे इंडिया का नहीं है सुएज कनाल, सुएज कनाल इंडिया का नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखना आप लोग को कि बाकी जानते हो ना, इराक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे कुवैत है, और यहाँ पे बीच में सॉरी ओशंस भी है, मैंने एक साथ ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ओशियन है, ये सब ओशियन है गाइज, ये ओशियन है, ये पूरा ओशन का पार्ट है, ये रेड सी है यहाँ पे, और यहाँ पे भी इनके बीच में भी है, ईरान और बाकी के बीच में, ठीक है। इस तरह से पूरे कनेक्टेड नहीं है, बीच में सी है, ठीक है। समझ में आएगा, नहीं आएगा मैप देख लेना आप लोग, पूरा समझ जाएगा। कौन सा सी है, कौन सा है, ये रेड सी, यहां पे कमेंट करके बताइए, कमेंट डाउन द बिलो। ज्योग्राफी आप लोग का देखते हैं कितना स्ट्रांग है, पीस है। चलिए अब, अर्लियर द इंडियन रॉ मटेरियल could not be easily be transported to England. Development of the transportation and communication led to the an increase in the market outlay of India raw material. देखिए यहाँ से अगर माल भेजना था इनको, तो एक था रास्ता रोड वाला गाइस, एक रोड वाला रास्ता, समझिए मैं बंगाल से लेके जा रहा हूँ रोड से, बाप रे बाप कितना लंबा गिर जाता। एक था यहाँ से रेलवे कनेक्टेड है, रोड कनेक्टेड है, मुंबई तक भेज दो, मुंबई के बाद पूरा ओशियन से ले जाओ, ओशियन में सबसे सस्ता गिरता है, सी के सहारे सबसे सस्ता गिरता है, सबसे चीप जो है वो रहता है सी। वाटर से, पानी से अब जब जाओगे ना बहुत कम खर्चा आता है। तो अब देखिए एक एंड ऑफ भारत से दूसरे एंड तक माल पहुंचा सकते थे, कहीं से भी कुछ भी रॉ मटेरियल, क्या लेके जाते थे यहां से, रॉ मटेरियल, ठीक है। और वहां से क्या लाते थे ये लोग बदले में, वहां से हम लोग को कच्चा माल लेके जाते थे, पका हुआ माल ला के देते थे। तो अब खरीदो आप लोग, कपड़े, मशीन्स, हर एक चीज, छाते, हर एक बेसिक जो चीज थी वो पूरा फिनिश प्रोडक्ट का मार्केट इंडिया बन चुका था, हम लोग सिर्फ खरीदते रह गए थे। अब नेशनलिस्ट मूवमेंट जब देश की भावना जागी सब में और सब एक साथ आगे बढ़े, use of English as a common language of communication among the educated elite played a significant role in the networking, promoting nationalism, and thereafter the nationalist movement received momentum. तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग इंग्लिश सीख के आए थे। जैसे कि अभी क्या दिक्कत हो रही थी, जो साउथ वालों की भाषा है हमारी, जो साउथ की भाषा है वो हमारे नॉर्थ की भाषा से मैच नहीं खाती थी। ये हमारा प्यारा भारत और ये ऊपर का पार्ट हमारा, ठीक है, पूरा नहीं बनाता हूँ, तो हमारी जो लैंग्वेज थी मैच नहीं खाती थी। तो ये अलग कुछ बोलते थे, इनकी फीलिंग हम लोग समझ आते थे कि ये थी, लेकिन क्या डिस्कशन करें, कैसे अपने कोड लैंग्वेज सब कुछ बात करें ताकि लोग समझ। तो ये जो पूरा मुद्दा मिला ये इंग्लिश में मिल गया, इंग्लिश ब्रिज लैंग्वेज हो गया दोनों के बीच में। इसी तरह से बाहर जो जर्मनी था, यूएसए था, फ्रांस था,
और जो बाकी वर्ल्ड के कंट्रीज थे उनसे हमको बात करना था तो इंग्लिश हेल्प कर देता था, और इनका हमको सपोर्ट बहुत मिला गाइस हमारे फ्रीडम मूवमेंट में। तो इनका सपोर्ट, फिर इसी तरह आयरलैंड का, ठीक है, इनका सपोर्ट चाहिए था। तो इंग्लिश हमारे देश में भी और बाहरी से भी बात करने के लिए बहुत, तो वो लोग बोलते थे कि भाई करिए, आप ऐसा करिए, इसको इस तरह से डील करिए। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट क्रिएट करने में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल था, ध्यान रखिए। द अवेकनिंग अमंग द इंडियन मासेस अगेंस्ट द एलियन रूल्स, एलियन रूल्स मतलब कोई बाहर का आके हम पे रूल करे, इसलिए एलियन बोलते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज एलियन? एलियन जो इंडिया, जो अर्थ के बाहर से आए उसे एलियन बोलते हैं ना। इसी तरह एलियन रूल सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस में उनको बोलते हैं जो हमारे देश के नहीं है फिर भी हम पे रूल कर रहे हैं। रिजल्टेड इन कॉल फॉर एक्सपल्जन ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम द इंडिया, तो उन्हें बाहर निकालना चाहते थे। एंड टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस इन 19th century saw the emergence of Indian National Congress 1885। 1885 में बन चुका था कांग्रेस। इसके पहले गाइस छोटी छोटी पार्टियां थी, ये छोटी छोटी पार्टियां थी, बनी थी, लेकिन ये अलग अलग काम करती थी, इनके मुद्दे अलग अलग थे, इनकी भाषा अलग अलग थी, एक कोई कॉमन बात नहीं करता था, तो इसलिए सबको मिला के कांग्रेस पार्टी बन गई, ठीक है। एंड महात्मा गांधी एज द की फिगर इन दी कॉल फॉर इंडिपेंडेंस। बताइए मुझे महात्मा गांधी इंडिया में वापस कब आए और साउथ अफ्रीका कौन से साल में गए थे? आप लोग को एक क्राइटेरिया मिल जाएगा कि कितने सालों गांधी जी ने वहां काम करना, कैसे एक्सपीरियंस अपना यहाँ पे यूज किया। वो पीरियड देखिए आप लोग, 1892 से 2005 तक का गांधी जी क्या कर रहे हैं, अरे 2005 बोला, सॉरी 1995। अब सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म मतलब सोसाइटी में जानते हैं ना, हमारी सती प्रथा थी, बहुत सारी चीजें थी, तो वो सब हम लोग सुधारने को चाहते थे। तो देखिए उसमें अच्छी अच्छी चीजें हुई इंडिया में, बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्म, सती का बंद होना, विडो रीमैरिज हुआ, ये सब इसी दौरान हुआ। और ये भी फिर से ये लोग ने कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया था, ब्रिटिशर्स को लगा नहीं कि करना है कि नहीं करना है, सीधा देखे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ऐसे लोग जो थे जो इन्वॉल्व हो गए थे कि करना है हमको, सोसाइटी को सुधारना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स तुम करो, तुमसे डरते हैं कम से कम। ब्रिटिशर्स बोले कि देख रहे हैं मोमेंटम, रिलीजन टच नहीं हो रहा है, सिर्फ एक कल्चर का पार्ट है, एक प्रोसीजर्स को चेंज तो कर ही सकते हैं, लेट्स ट्राई। इट वॉज एजुकेटेड इंडियंस, देखिए ऑफन फ्रॉम द अपर स्ट्रेटा, जी हाँ क्षत्रिय ब्राह्मण थे ये लोग, हु स्पीयर हेडेड द एजेंडा फॉर द चेंज ऑफ माइक्रो सोशियो लेवल। ये इन्होंने आगे से बोला कि हमको चेंज करना पड़ेगा। सोचिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आज के ब्राह्मण ऊपर की जात जो हम लोग बोलते हैं उनको ब्लेम मत करिए बार बार। हाँ अगर वो एग्रेशन दिखाएं तो ठीक है, तो उनको शांत करवा दिए, अदरवाइज ये काम मत करिए कि उन लोग को हमेशा ब्लेम करिए कि तुम लोग ने हमको दबाया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। द 19th century इज विटनेस ऑफ द इमर्जेंस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। ये देखिए मेनी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, रिलीजन को भी सुधारा गया था, ये हम लोग कर रहे थे गाइस। ब्रिटेन पिच्चो, हम लोग आगे से अपनी सोसाइटी को चेंज कर रहे थे। एक्चुअली एजेंडा अब ये बन चुका था कि क्यों ना देश को हम लोग साफ कर ही रहे हैं। जैसे कि समझिए दिवाली में इस तरह होता है, घर कलर करते हैं हम लोग, मेजर सबसे बड़ा बात होता है घर कलर करना, तो हम लोग सोचते हैं क्यों ना साथ ही साथ में थोड़ा फ्रिज साफ कर दें, थोड़ा एसी को साफ कर दें, हर बेड के अंदर जो ये सब डस्ट पड़े उसको भी साफ कर दें। जरूरी नहीं है, मेन बात तो कलर करने की थी ना, किचन को साफ कर दीजिए। इसी तरह से जब भारत में से जब ब्रिटिश को निकालने का पूरा मूवमेंट चालू था, साथ ही में हम लोग क्या सोच रहे थे, अपने अंदर की जो कमियां उसको भी सुधार ही लेते ना इस लगे हाथ, ताकि म्यूजिक बज रहा है सबके कानों में, ठीक है, तो वो म्यूजिक बोले कि यूज करते हैं इसको। गाइस अब ये जो टेबल है एकदम चुम्मेश्वरी इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। और इसके बारे में मैं आप लोग को कमेंट करके हमेशा पूछता रहूंगा, हर एक लेक्चर आज से जो होंगे इसमें मैं इनके बारे में पूछूंगा कि स्टैब्लिश किसने किया था और ये कौन सा बॉडी है। उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लूंगा, जैसे कि ब्रह्मो समाज, अरे यार राजा राम मोहन राय के बारे में बोला था मैंने, चलिए ये आप लोगों को कमेंट करने को बोला था आंसरिंग पे, ठीक है। मैं कभी कभी बोलूंगा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट कहाँ की थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कौन सी स्टैब्लिश की थी, थियोलॉजिकल स्टडी ऑफ इंडिया। ये सब सारी चीजें मैं पूछूंगा आप लोग को, ठीक है। वहां भी मूवमेंट की स्टार्ट किसने की थी, बहुत लोग को इसमें डाउट है, ध्यान रखना। हर एक लेक्चर में कमेंट पूछूंगा आप लोगों को, बिना जाए पीछे मुझे इसका आंसर देना है।
आर्य समाज के बारे में सब लोग जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद मत बोल देना, सुने थे ना बैक टू दी वेदास, बैक टू दी वेदास, ये इन्होंने बोला था। एनी बेसेंट किसके साथ काम की थी, क्या बात करो, नहीं पता। ला बाल पाल की जोड़ी में से लाल के साथ काम की थी, दैट इज लोकमान्य तिलक। तिलक इनके साथ काम किया था एनी बेसेंट ने। चलिए, इंडिया में बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए इनका भी हाथ है। और बताइए, इंडियन कांग्रेस की फर्स्ट मेंबर, लेडी मेंबर मालूम है कौन थी, कमेंट करिए। बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसको अगर मैं डिस्कस करने चला गया ना गाइस, हमारा पूरा का पूरा 2-3 लेक्चर इसी में जा सकता है कि ये बना क्यों, इनके क्या रिफॉर्म्स थे, इन्होंने क्यों ऐसा बोला था, तो ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन आप लोग ये सब जान दीजिए और ध्यान रखना, हरिजन सेवक संघ बोला ना, तो इसी तरह से याद रखना, कुछ और नाम मत देना, क्योंकि हरिजन के नाम पे और भी रहेंगे, आगे और भी आएंगे, शेड्यूल कास्ट रिफॉर्म करके भी आएंगे। तो ऐसे करके आप लोगों को आगे सारी चीजें हैं, गांधी जी ने भी इसमें इन्वेंट किया था, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना आप लोग को, जो नाम बोला गया है, हरिजन नाम मालूम है किसने दिया था, खुद गांधी जी ने दिया था। बोले थे ये हरि के जन है, और इनको पसंद नहीं आया था, किनको, हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी को। बाबा साहब आम्बेडकर जी बोलते तुम नाम फिर से एक दे दिए, ऑलरेडी इनके नाम इतने सारे हैं, तो हरि के जन, तो गांधी जी का कहना था हरि के जन बोलूंगा ऐसे कि भगवान विष्णु के ये लोग हैं, तो कोई इनको टच नहीं करेगा ना कुछ बोलेगा। आज देखिए हरिजन हरिजन करके उनको फिर से नीचे ही कर दिए ना, हरिजन समाज बोलते हैं। ऑल दीज ग्रुप स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस एट द लोकल लेवल इन विच दे ऑपरेटेड। तो देखिए हर जगह ये लोग को बहुत स्ट्रगल हुआ, ऐसा नहीं था सोसाइटी फट से चेंज हो गई। इनको हिंदुओं के अंदर इतना ज़्यादा डीप रूटेड था सब चीज़ ना, उसको चेंज करा पाना मतलब नहीं। ऐसे बात कर, रे बाबा ये विधि का विधान बदल रहे हैं, अरे अरे अरे, कितनों को तो मारा गया, पीपल फॉलो करना ही छोड़ दिए, असेंबली में ही नहीं जाते थे। आप लोग को जानना पड़ेगा कि हम लोग आज एक फेलियर से, एक नकारात्मक सोच से, एक अपोजिशन से डर जाते हैं, या हम लोग सोचते हैं कि हम लोग खराब हैं। पहले के लीडर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते थे वही चीज डेली बेसिस पे, उनका एम एक था। नहीं मानोगे ना जब लोग, आप लोग लगे कि ये तो झल्ला नॉलेज हर बार देते ही रहते हैं, ये फिर से नहीं, एक फेलियर से डिसाइड नहीं होता कि आप लीडर अच्छे हो या नहीं, कभी नहीं मालूम पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से मालूम पड़ जाएगा आपकी। दे वर्क टूवर्ड्स रिफॉर्मिंग एब्सोलीट, मतलब छोटे, रिप्रेसिव, छोटे और खराब जो होते हैं, रिप्रेसिव जो दबाते हैं, रिग्रेसिव जो बैकवर्ड है, रिलीजियस प्रैक्टिस। मेनी ग्रुप्स वर्क टू प्रमोट। अच्छा गाइस, हिंदुइज्म में बहुत सारे चेंजेस इसी दौरान आए। हिंदुइज्म को आज जो आप लोग देख रहे हो कि वर्ल्ड में बोलते हैं कि हम लोग बहुत पीसफुल है, ये इसी सब जो मूवमेंट है इसके वजह से हुआ। मेनी ग्रुप्स वर्क टू प्रमोट एजुकेशन अमंग द वीकर सेक्शन, क्योंकि उनको तो रामायण पढ़ने को अलाउ ही नहीं था, लेकिन हमने पढ़ा अभी एजुकेशन में कि सबको कास्ट क्रीड जेंडर सबको छोड़ के बोल दिया कि पढ़िए, स्पेशली वुमेन एंड सो कॉल्ड लोअर कास्ट, ठीक है, सबको इसी के दौरान मिलता रहा। तो ये नहीं कि ब्रिटेन वाली पॉलिसी लॉ दिए सब लोग भर भर के पहुंच गए, नहीं भैया, नीचे से ये लोग काम कर रहे थे, नीचे से हमारे लोग काम कर रहे थे। जोड़िए अब उसको, जो फॉरेन पढ़ के आए थे, मैं बोल रहा था वहां पे कि ये लोग इंडिया में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, यही चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटेन सिर्फ देखता था ऊपर बैठ के कि लग रहा है कम से कम चलो 2 एड़ों को 2 एड़ा और बना रहे हैं, बनने दो। ऑर्गेनाइजेशन लाइक आर्य समाज एम्ड एट रिस्टोरिंग वैदिक ट्रेडिशन, बोला था ना बैक टू द वेदास, इन्होंने बोला था, एंड इंटीग्रेटिंग वैदिक नॉलेज विद द मॉडर्न करिकुलम। कल्चर का पार्ट याद आया, ओल्ड न्यू क्लब करके नया चीज, 4 चेंजेस थे कि नहीं सोसाइटी में, इस तरह से पढ़िए। अब सोशल लेजिस्लेशन, इट रिफर्स टू लॉज पास टू प्रमोट सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब सोसाइटी में मालूम है हम लोग ऊपर नीचे का भेदभाव रखे थे, सोशल वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर, डिजायरेबल सोशल चेंजेस एज वेल एज प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल एंड वीकर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। गाइस ये पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग को ना इसे रिप्रोड्यूस करने में टफ होगा, एग्जाम में लिखने में टफ होगा, सो मेक श्योर आप इसे पढ़ते रहिए, वर्ड्स को इसी तरह से लिखते रहना, लिखिए, टेस्ट लिखते जाइए आप। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिफॉर्मेटिव ग्रुप्स कुड इनेबल इंडियंस एक्सर्ट प्रेशर अपॉन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये लोग ने प्रेशर डाला,
ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, फॉर पासिंग लॉ अगेंस्ट प्रिवेलेंट सोशल एविल्स। इट मे बी नोटेड लॉ बाय देमसेल्व्स कैन नॉट ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। चोरी रुकी क्या? नहीं रुकी। मर्डर रुका क्या? नहीं रुका। डकैती रुकी क्या? नहीं रुका। रेप रुका क्या? नहीं रुका। क्या हुआ? करप्शन रुका क्या? नहीं रुक रहा। लॉ कुछ नहीं काम करता, लॉ तो एक लाइन है सिर्फ। बट दे प्रोवाइडेड होप टू दोज हु वेर विक्टिम्स ऑफ इनजस्टिस। लेकिन जो 100 अगर उसमें त्राय त्राय कर रहे थे, एक आवाज तो उठाएगा कि चलो चलते हैं कोर्ट की तरफ, क्योंकि वो इलीगल चीज है। आवाज मिला एटलीस्ट, पहले आवाज भी नहीं थी। ऑपरेशन एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज। सम सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। अब ये सब गाइस देखिए, ये एक्ट देखिए। चाइल्ड मैरिज को खत्म किया गया, सती सबसे पहले आया, और 100 साल बाद चाइल्ड, ध्यान रखना। तो सती प्रोहिबिशन, स्लेवरी एक्ट, जो मालूम है ना मनी लेंडर्स, बताया था ना मनी लेंडर्स का अगर किराया मतलब वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाए तो क्या बोलते थे, अब तुम्हारी बेटी मेरे पास रहेगी, तुम्हारा बेटा अगले बेटा का बेटा मेरे पास ही काम करेंगे, तो वो स्लेवरी हो चुकी थी। कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, ये याद रखिए, ये डलहौजी के टाइम पे हुआ था। फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट, अब पीसीपीएनडीटी है, पीसीपीएनडीटी एक्ट आ चुका है। सिविल और स्पेशल मैरिज एक्ट, ये क्या होता है? ये स्पेशल मैरिज एक्ट बिटवीन टू रिलीजन शादी करते हैं तो होता है। ये सारी चीजें हुई, ठीक है। और बिटवीन द कास्ट ऑल्सो मैरिज करने को अलाउ किया गया इसके थ्रू। पहले अलाउड नहीं था ना, आप लोग को याद होना चाहिए, सिर्फ अपने अपने कास्ट में ही अलाउड है। लोअर क्लास में अगर लड़की जान दीजिए, सब जान दीजिए, बताया था। अब इसके बाद गाइस हम लोग जो करेंगे वो रहेगा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया 1.3। 1.2 आपका खत्म हो चुका, उसके पॉइंटर्स मैंने पूरा अच्छे से आपको बताया होंगे, होपफुली आपको समझ भी आएगा। अब ये छोटा सा पार्ट है, इसके बाद हमारा चैप्टर पूरा गाइस एंड हो जाएगा। ये लास्ट पार्ट, बस ये देखिए, इसका हमारा चैप्टर खत्म। तो होपफुली आपको पूरी वीडियो अच्छी लगे, सपोर्ट दिखाना, अपना वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करना। क्या पार्ट समझ में नहीं आया वो मुझे बताना। मैं जानता हूँ थोड़ा इस बार मैं रादर देन इफेक्टिवली सब सारी बहुत होलसम बताने से अच्छा मैंने थोड़ा ही बताया उसके बारे में, डेफिनेटली थोड़ा एक्स्ट्रा ही बताया आप लोग को, उससे होपफुली आपको पीछे का नॉलेज भी समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा।